जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही जबरदस्त ये चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री के अंतर्गत, ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रिभुज की समरूपता, है ना, त्रिभुज की समरूपता पढ़ा था, समरूप के बारे में पढ़ा था, है ना, कि बहुभुज समरूप होता कैसे है, कौन कौन से कंडीशन है जिसके तहत हम बहुभुज को समरूप कह सकते हैं। तो बहुभुज को समरूपता का क्या मैंने बताया था? दो क्राइटेरिया बताया था। सबसे पहला, यदि यदि किसी भी बहुभुज का संगत कोण, है ना, दो बहुभुज तब समरूप होगा जब उसके संगत कोण किसी दूसरे बहुभुज के संगत कोण के बराबर हो, तो उस कंडीशन में बहुभुज क्या होता है? समरूप होता है। दूसरा क्या हम लोग सीखे थे कि यदि उस बहुभुज का भुजा, है ना, संगत भुजा का अनुपात, सभी संगत भुजा के अनुपात यदि बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज या दोनों बहुभुज जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और आज प्यारे बच्चों, हम लोग ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 6 जो चैप्टर है पूरा का पूरा त्रिभुज पे आधारित है। तो हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे वो हम लोग त्रिभुज में ही सीखेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता, जो बहुभुज की समरूपता के साथ जो रूल और नियम लगता है वही नियम त्रिभुज की समरूपता के साथ भी लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं, कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुभुज, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी पिछले क्लास में, है ना, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल भी था जिसको हम लोगों ने समझे थे कि दो बहुभुज किस कंडीशन में समरूप होता है। तो सबसे पहला, संगत कोण बराबर। त्रिभुज का भी समरूपता का वही रूल होगा कि जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो और जिनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपातिक हो, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। आइए जैसे देखिए हम लोग इस फिगर से समझते हैं। मान लिया एक त्रिभुज यहां पे है, देखिए एक त्रिभुज है आपका एबीसी और एक त्रिभुज आपका क्या है? पीक्यूआर है। या इसको ठीक है। तो ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होगा जब सबसे पहला संगत कोण यानी कि एंगल ए बराबर होगा किसके? एंगल डी के, है ना। संगत कोण में एंगल ए और डी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप। लेकिन एक क्राइटेरिया और, क्या? उनकी संगत भुजाएं का अनुपात। यानी संगत भुजा का अनुपात कहने का मतलब है कि ए बी का संगत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ए बी बटा डी, ए बी बटा डी हो जाएगा किसके बराबर? बी सी बटा ई एफ के बराबर। और क्या हो जाएगा? ए सी बटा, है ना, ए सी बटा डी एफ के बराबर हो जाएगा। ए सी बटा डी एफ के बराबर यदि हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। अर्थात हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपस में समरूप होगा। कब? जब उनकी संगत कोण आपस में बराबर हो और उनकी संगत भुजा भी आपस में क्या हो? बराबर हो। तो कहा जा सकता है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे और आज प्यारे बच्चों हम लोग 6 है ना, चैप्टर 6.2 का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सा थ्योरम हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, जिस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय। यदि अभी तक भी आप इधर उधर हैं तो बिल्कुल सही से कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए, क्योंकि ये थ्योरम जो है पर बच्चों बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस थ्योरम का नाम है, या तो इसको थेल्स प्रमेय कह सकते हैं या फिर इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है पर बच्चों? देखिए क्या कहता है,
कि यदि किसी त्रिभुज, है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग एक से इसको फ्लो डायग्राम बना करके इसको हम समझते हैं कि आखिर ये लाइन जो है थ्योरम है वो कह क्या रहा है। तो सबसे पहले कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। इस त्रिभुज में कह रहा है एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए बीसी भुजा, बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये जो डी रेखा है वो किसके समांतर खींचा गया है, बीसी भुजा के, यानी डी और बीसी आपस में क्या है, पैरेलल है। थोड़ा सा मैं इसको और पैरेलल कर देता हूं, चलिए ये और पैरेलल, इस रेखा को मैं और थोड़ा पैरेलल कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका कौन सी डी रेखा है जो किसके समानांतर है, डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर, आप चाहो तो एसी भुजा के भी समांतर खींच सकते हैं और आप चाहो तो ए बी भुजा के भी समांतर खींच सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसके समांतर खींचा है, बीसी भुजा के समांतर। खींची जाए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए जब रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये जो रेखा है वो जैसे ए बी भुजा और एसी भुजा बन गया, ये अनुपात, इनका अनुपात आपका सेम बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा ईसी के, यानी ये अनुपात आपका क्या होगा, बराबर होगा। समझिएगा इस थ्योरम का, है ना, एकदम शॉर्ट फ्लो समझिएगा। इसको प्रूफ करना है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बीसी भुजा के समांतर एक रेखा डी खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि इसका और इसका अनुपात, है ना, बांटने का जो अनुपात है, यानी एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और बराबर हो जाएगा एई बटा ईसी की, है ना। तो यही आपको क्या करना है, ओवरऑल आपको सिद्ध करना है कि दिया हुआ है कि रेखा डी और बीसी समानांतर है, तो सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी जो होगा एई और ईसी के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओवरऑल आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अभी इसको धीरे धीरे समझ करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं और एक नया सा त्रिभुज बनाएंगे और उसी में हम लोग पूरा का पूरा काम को करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज तो कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, ये आपका ब्लू पेन से त्रिभुज होगा तो फिर मजा आ जाएगा। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। देखिएगा अच्छे से समझिएगा, ये त्रिभुज का मैं नाम लिख देता हूं। ये त्रिभुज आपका ए बी और ये सी त्रिभुज है, ठीक है। कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, है ना, बीसी के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। किसके समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। देखिए बीसी के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, कौन सा, डी, जो बीसी के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया होगा बच्चों कि डी पैरेलल है बीसी के, है ना, डी समानांतर है किसके, बीसी के। ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में डी पैरेलल है बीसी के, तो सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि एडी बटा डीबी, है ना, एडी और बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई और बटा ईसी के, है ना। यही सिद्ध करना, अपने को यही सिद्ध करना है कि दिया हुआ है कि रेखा आपस में समानांतर है, तो सिद्ध करना है कि एडी का अनुपात और डीबी का अनुपात बराबर होगा एई का अनुपात और ईसी के
अनुपात के क्या होगा, बराबर सिद्ध करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना हो तो यदि बिना रचना किए यदि थ्योरम प्रूफ हो जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ ना कुछ हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें रचना करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले इसमें रचना क्या करेंगे। रचना ये करने वाले हैं बच्चों कि सबसे पहले रचना, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग रचना करने जा रहे हैं। तो रचना जो करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं कि डी से लंब खींचेंगे हम, है ना। एक रचना क्या करेंगे, डी से लंब खींचेंगे, कौन, आपका डीएम लंब खींचेंगे। रचना में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डी से यहां पे एक लंब डालना है, ये 90 डिग्री लंब खींचना है। डी से एसी पर या एई पर हमने लंब खींचा, और सेम लंब वही काम करेंगे, है ना। सेम हम यहां से भी एक लंब खींचने वाले हैं, सेम लंब हम यहां से भी खींचने वाले हैं। एक सेम टू सेम यहां से भी हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक लंब खींचने वाले हैं, और इसका जो हम नाम दे देते हैं, इसका एन लंब देते हैं, है ना। एन लंब खींचा एडी पर और डी से एम लंब खींचा एई पर। उसके बाद एक काम और करना है इसमें, ये सब रचना वाला पार्ट है। एक काम और क्या करना है कि डी को मिला देना है ना। डी को सी से मिला देना है, और बी को आपको किससे मिला देना है, ई से मिला देना है। ये देखिए इतना सारा काम आपको करना है, ये आपका रचना में। आइए जो रचना में हम लिखे हैं, है ना, जो रचना में किए हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना, यहाँ पे क्या लिखेंगे पर बच्चों, रचना। तो रचना में हमने क्या किया, डीएम लंब एई, है ना, तथा डीएम लंब एई तथा ईएन लंब एसी खींचा, ईएन लंब एसी खींचा, है ना। डीएम लंब एई तथा ईएन लंब क्या खींचा है, एसी खींचा है। और क्या किए हैं, डी से सी को और बी से ई को, है ना, बी को क्या किया है, मिलाया है। चलिए, तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। किया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने एक रचना किया। रचना में क्या किया, डी से डीएम लंब एई पर और ई से ईएन लंब हम एसी पर खींचे हैं, ठीक है। और क्या किए हैं, डी से सी को मिला दिया और बी से ई को मिला दिया। यहां तक आपका काम हो गया। अब यहां से जो काम होगा फिर बच्चों, वो आप देख सकते हैं। यहां से काम जो होगा वो उपपत्ति का काम होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और जब थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो थ्योरम को प्रूफ करने के बाद उसमें हम लोग लिखते हैं उपपत्ति लिखिए या प्रमाण लिखिए, एक ही चीज है। या तो आप उपपत्ति लिखिए या फिर प्रमाण लिखिए। देखिए, ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले अब थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक प्रकार का त्रिभुज है ना, एक प्रकार का त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ए डी ई, ये त्रिभुज देख रहे हैं, एडी। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहे, कब, आधार को यदि एडी लेकर के क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होगा, देखिए लिखता हूं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसा हम लोग जानते हैं, 1/2 गुने आधार, है ना, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, तो जिस पे लंब डाला हुआ रहेगा या जिस पे ऊंचाई रहेगा उसी को हम आधार कहेंगे। तो एक बार फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब एई के ऊपर भी डाला गया है, और यहाँ पे लंब जो है वो एडी के ऊपर भी डाला गया। तो सबसे पहले एक बार हम एडी को लेकर के चलते हैं। तो एडी को जब लेकर के चलेंगे तो आपका लंब जो हो जाएगा ईएन हो जाएगा, और आधार आपका एडी हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। देखिएगा, एडीई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार। आधार आपका एडी है, आधार क्या है पर बच्चों, एडी, है ना। और ऊंचाई आपका क्या है, ऊंचाई है ईएन, ऊंचाई क्या है ईएन।
और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? मैंने क्या किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, और इस त्रिभुज में मैंने आधार किसको ले लिया, एडी को ले लिया। चलिए अब इसको आधार हम एडी को ले लिए, अब पुनः इस त्रिभुज में जा रहे हैं, त्रिभुज डी बी ई में जा रहे हैं, किस त्रिभुज में, डी बी ई में। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख रहे हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, है ना, डी बी ई का क्षेत्रफल। अब डी बी ई का क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन इसमें इस त्रिभुज में आपका आधार है नहीं, यानी हम इस फिगर को यदि यहां बनाना चाहे तो एक प्रकार का अधिक कोण त्रिभुज है। मतलब किस तरह का त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है। अब अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई कैसे खींचा जा सकता है, क्या ऊंचाई खींचा जा सकता है, क्योंकि इस रेखा या इस बिंदु से यदि हम चाहे तो ऊंचाई खींचना चाहे तो ऊंचाई नहीं खींचा जाएगा, लेकिन यदि हम यहां से यदि 90 डिग्री इस तरह से बनाए तो यहाँ पे यह 90 डिग्री बन सकता है। यानी इस रेखा के बढ़े हुए भाग पर, इस रेखा के बढ़े हुए भाग पर ही जब भी खींचाएगा तो ऊंचाई खींचाएगा, लंब खींचाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज डी ई बी है ना, ये कोण अधिक कोण है ना, ये कोण कितना कोण है, और यहां से जब लंब डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस भुजा पे लंब नहीं डलाएगा, लेकिन इसी भुजा को यदि हम आगे बढ़ा देंगे तो वहां पे लंब खींचा जा सकता है। यानी बीडी भुजा को आगे बढ़ाने पर जब लंब खींचाएगा तो उसको हम लंब ले सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे इस त्रिभुज को मान लीजिए ए बी डी मान लेते हैं, है ना, तो इस बिंदु से इस रेखा पे बीडी रेखा पे लंब नहीं खींचा जा सकता, लेकिन बीडी रेखा को यदि हम आगे बढ़ा देंगे तो इस पे लंब को खींच सकते हैं। यानी उस केस में भी हम कह सकते हैं कि आधार आपका क्या है, बीडी ही है। क्यों, क्योंकि लंब जो खींचा गया है बीडी के बढ़े हुए भाग पर ही खींचा गया है। तो इसी का यहाँ पे प्रयोग करके हम इसको लिखेंगे, कैसे, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार देखिए बीडी हो जाएगा, 1 सेकेंड बीडी आधार हो जाएगा, आधार आपका बीडी हो जाएगा, है ना, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई फिर से एन हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन आपको एकदम इत्मीनान से समझिए, क्या, ये त्रिभुज है डी बी ई, है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन इस पे न ऊंचाई है, और जब ऊंचाई नहीं है तो आधार कैसे मिलेगा, जब ऊंचाई नहीं है प्यारे बच्चों तो आधार कैसे मिलेगा, तो मिलेगा कैसे, यदि बीडी को आगे बढ़ा दे तो यहां से, है ना, लंब डालेंगे तो बीडी के बढ़े हुए भाग पर ही लंब खींचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में बीडी को भी हम आधार ले सकते हैं। अब यहां से हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इन 2 समीकरण को हम भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1/2। अब जब समीकरण दोनों को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा पर बच्चों, देखिएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर आपका, इधर भी भागा दे दीजिए, 1/2 गुने ए डी और गुने ई एन, है ना, उसी तरह से इधर में क्या हो जाएगा, 1/2 गुने बी डी और गुने ई एन। यहां से देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कट गया, है ना, ई एन से ई एन भी कट गया, तो बचा क्या, बच गया आपका एडी और बटा बीडी बच गया, एडी बटा बीडी, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो जाएगा। बताइए प्यार बच्चों, क्या यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? 2 समीकरण बना, दोनों को हमने भाग दे दिया, अब यहां पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जिस तरह से एडी में आधार को मैं एडी लिया था, अबर में आधार को हम ए लेंगे, आधार को किसको लेंगे, ए, तो पुनः यहां पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। देखिएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 गुने आधार। अबर में क्या करेंगे,
पिछला बार आधार एडी लिए थे, अब में आधार को हम ए ही लेंगे। आधार को क्या लेंगे? ए ही लेंगे। आधार जब ए ही लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका ऊंचाई क्या होने वाला है? ऊंचाई आपका पिछला बार ईएन ऊंचाई, अबर में ए ही पर ए ही जब आधार लिए हैं तो आधार की ऊंचाई आपका डीएम है। ऊंचाई क्या है? डीएम है। तो हम डीएम को लेकर के चलेंगे, डीएम। तो यहाँ पे आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एडी के क्षेत्रफल के जगह पे, है ना, पिछला बार फिर डी बी लिए थे, तबर में आपको क्या ले लेंगे? ई डी सी ले लेंगे या डी ई सी ले लेंगे। इस बार क्या ले लेंगे? त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी सी का क्षेत्रफल पुनः 1/2 आधार। पिछला बार त्रिभुज लिए थे डी बी ई लिए थे, है ना। इस बार क्या लेंगे? इस बार लेंगे डी डी ई सी, ये त्रिभुज लेंगे। देखिए ये त्रिभुज लेंगे, तो इस त्रिभुज का आधार आपका ईसी। देखिए फिर से लंब इस पे ये खींचा गया, तो ईसी के बढ़े हुए भाग पे लंब है, तो यहाँ पे आधार जैसे हमने वहां पे किया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर लेंगे? ईसी कर लेंगे। आधार ईसी और ऊंचाई आपका पुनः डीएम हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम। और ये समीकरण आपका 5 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? 5। अब पुनः ये दोनों समीकरण को फिर से हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं समीकरण कौन कौन? 4, है ना। 4 डिवाइडेड 5, 4 और 5 को हम लोग भाग लगा रहे हैं। तो 4 क्या है? पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। और नीचे में क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? भाग लगाइए। एलएचएस को तो आरएचएस तरफ भी भाग लगेगा। इधर में आपका क्या है? 1/2 ने, है ना, ए गुने डीएम है। क्या है? डीएम। नीचे में क्या है? ईसी और गुने आपका डीएम है। फिर से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, है ना, और डीएम से डीएम फिर से कटेगा, तो बचा क्या? बच गया आपका ए बटा ईसी बच गया। और ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा? 6। जैसे मैंने इधर वाले त्रिभुज में किया, सेम टू सेम कंडीशन हमने इस तरफ वाले त्रिभुज में भी, है ना, इस तरफ वाले में भी किया। तो यहां से हमको कितना समीकरण मिल गया? पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। लेकिन हमको तीसरे और छठे समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान में देना है, एक 9th का थ्योरी ध्यान में देना है। 9th का थ्योरी क्या ध्यान में देना है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगले चैप्टर पे इस त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, है ना। ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज है, उसमें अगले पेज पे हमको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अगले पेज पे जरूरत पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले इस त्रिभुज को यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। एक डायग्राम का होना बहुत जरूरी है। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज था, ठीक है। ये एबीसी एक त्रिभुज है, ये एबीसी एक त्रिभुज था, और ये आपका क्या था? डी था, है ना। और यहाँ से लंब आपका डीएम था, और यहाँ से लंब आपका ईएम था, ठीक है। और ये बी से ई पे मिलाया गया था, और यहाँ से ई से सी को मिलाया गया था। फिलहाल यही त्रिभुज था ना, है ना, देख सकते हैं। चलिए तो यहां तक आ गया। इसके बाद एक मैंने बताया कि 9 का कुछ बात है जिसको ध्यान में रखना है। क्या है? तो सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज का यह एक प्रॉपर्टी होता है, 9th में हम लोग सीखे थे इस तरह से। देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज है, ए बी सी, और यहाँ पे ये देखिए अब ये समांतर है, एसी समानांतर है किसके? बीडी के। एसी समानांतर है किसके? बीडी के। और ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए सी बी है और एक त्रिभुज है ए सी डी है। तो जब दो समानांतर रेखा के बीच यदि त्रिभुज बना हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए, दो समानांतर रेखा के बीच यदि त्रिभुज बना रहे और दोनों त्रिभुज का आधार यदि सेम हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज एसीडी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये कब? जब
दो समानांतर रेखा के बीच त्रिभुज बना रहेगा तब, और दोनों त्रिभुज का आधार यानी AC दोनों में है, दोनों त्रिभुज का आधार क्या AC है, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसको ध्यान में रखना, और इसी को ध्यान में रख करके यहां पे हम लोग चलेंगे। देखिए इसमें भी वही चीज है, यहां पे देखिएगा ये त्रिभुज, ये मैंने क्या बताया था शुरू में कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है ना, और ये आधार है, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए तो आइए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर रेखा तथा समांतर रेखा के बीच समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज, समांतर रेखा के बीच तथा समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों रेखा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखा आपस में समानांतर थी, है ना, और ये जो त्रिभुज है कौन, DBC और त्रिभुज DCE, ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों का आधार आपका सेम है, D है, तो ऐसा जब होगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यानी कौन कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, DEC के क्षेत्रफल के। और ये समीकरण, इससे पहले कितना समीकरण गया था, इससे पहले हमारा 6 समीकरण गया था, ठीक है, इससे पहले 6 समीकरण गया था, तो इसमें आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये आपका 7 समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 7वां समीकरण है ना, इसमें हम यहाँ पे देखिए, अब 3 और किसको, 6 को देखिएगा तो ऊपर में AD का क्षेत्रफल है, और इसमें भी ऊपर में बटा के ऊपर में AD का क्षेत्रफल है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहां से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नीचे वाला देखिए DB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल अभी हमने बराबर किया, अभी हमने क्या किया, एक मिनट, अभी हमने बराबर किया, देखिए अभी हमने क्या किया, बराबर किया, तो यहां से लिख सकते हैं कि समीकरण 7, या फिर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 3, 6 तथा 7 से, समीकरण 3 और 6 और 7 से का यदि प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो चीज बराबर था, AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल, और मैंने क्या किया कि DB का क्षेत्रफल भी और DEC का क्षेत्रफल भी आपस में, ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। और AD का क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं, AD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, AD का क्षेत्रफल और DB का क्षेत्रफल AD बटा BD के है, और AD का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल किसके, AE बटा EC के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए AD बटा DB बराबर
AE और बटा में क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ आप समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा, है ना। इससे पहले वाले समीकरण में हम लोगों ने क्या निकाला था, समीकरण 3 में हम लोगों ने निकाला था AD का क्षेत्रफल बटा DB का क्षेत्रफल AD बटा BD, और समीकरण 6 हमने निकाला इसी का क्षेत्रफल AE बटा EC। और इसमें देख रहे होंगे कि ऊपर का ये जो टर्म है बराबर है, ऊपर का टर्म बराबर AD का क्षेत्रफल बटा AD का क्षेत्रफल, और नीचे वाला DB का क्षेत्रफल और DE EC का क्षेत्रफल हमने बराबर किया। कैसे बराबर किया, यहाँ पे देखिए, ये हमने बराबर किया। कैसे, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज थे वो क्या, समान समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच, ये आधार आपका डी था, इसीलिए 9th क्लास का ये थ्योरम है कि जब दो त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच हो और उनका आधार बराबर हो, उनका आधार क्या हो, बराबर हो, तो दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, यानी नीचे वाला टर्म आपस में बराबर हो गया, नीचे वाला टर्म क्या है, डीबी का क्षेत्रफल और डीसी दोनों बराबर हो गया। अब ये जब दोनों बराबर हो गया तो ये पूरा ही तो, क्योंकि ऊपर तो पहले से बराबर था, एडी का क्षेत्रफल ऊपर से था, अब नीचे वाला भी आपस में ओवरऑल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये बराबर था एडी बटा डीबी की और ये बराबर था ए बटा ईसी से, और यही आपका क्या करना था, प्रमाणित करना था, यही आपका क्या करना था बच्चों, प्रमाणित करना था। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले ये वाला पेज को अच्छे से आपको समझना है, और इतना आसानी से ये थेल्स पर में आपको हजम होने वाला नहीं है। 3 से 4 बार पर बच्चों आपको इसको लिखना पड़ेगा, समझ समझ के पहले लिखना पड़ेगा, 5 बार 6 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊं ना, ये जो थेल्स पर में है वो VVI है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ क्या था कि दिया हुआ एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो इसको अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ये सिद्ध करना था। उसके लिए मैंने क्या किया, रचना किया। सबसे पहले क्या किया, इधर से भी लंब डाला, इधर से भी लंब डाला, और ये दोनों रेखा को क्या कर लिए, मिला लिए। और जब इस तरह से मिलाए तो एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में चले, इस त्रिभुज में AD को आधार माना तो लंब आपका EN हो गया, और इसमें BD को आधार माना तो लंब चूंकि BD पे नहीं लेकिन BD के बढ़े हुए भाग पर है, इसलिए इसमें लंब आपका EN हो गया। और दोनों को डिवाइड किए तो डिवाइड करने से मेरा एक समीकरण तैयार हो गया। उसी तरह से इधर से भी चले, अगर मैं आधार AE को माने तो लंब आपका DM हो गया, आधार EC को आगे बढ़ाने पर, इसी को ही आगे बढ़ाने पर ये लंब डाला गया, तो इसी को आधार माने तो वहां पे भी लंब हो गया। दोनों को भाग दिए तो हमारा ये 3 समीकरण और 4 समीकरण का प्रयोग किए। और उसके बाद सबसे अहम जो चीज है ना, इस चैप्टर का या इस थेल्स प्रमेय का सबसे जो अहम कड़ी है वो ये है, क्या है कि समान समांतर रेखा के बीच यदि त्रिभुज बना है और यदि वो दोनों त्रिभुज का आधार बराबर है ना, समान आधार पर बने त्रिभुज, समान आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी ये दोनों क्षेत्रफल और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर। तो ऊपर वाला तो बराबर था ही था समीकरण 3 और 6 में, हमने नीचे वाले को भी क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो पूरा ओवरऑल LHS और ये पूरा बराबर हो गया। तो ये था AD बटा DB के और ये था AE बटा EC के। तो प्यारे बच्चों, आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार में नहीं होगा, आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करिए, आपको समझ में आएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और थ्योरम है, इसी से मिलता जुलता एक और थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। बाकी सभी बोर्ड में तो ये नहीं पूछता, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं थेल्स प्रमेय का विलोम भी मैं प्रूफ करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो दोनों थ्योरम है, इन्हीं दोनों थ्योरम पे पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है बच्चों, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक बार पॉज कर करके आप देखते जाइए, है ना, आपको अच्छे से सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। यहां से मैंने इसको किया था, इस पेज को सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, बाकी फिर मिलेंगे, आपको फिर से अगले क्लास में मिलेंगे और इसके अगले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बहुत जल्द, है ना, एकदम सिलेबस को इंड करेंगे आपके वादे के साथ। पूरा का पूरा NCERT का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं पर बच्चों, एकदम मजे से क्लास को करिए,
कहीं पे भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो एकदम कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली आपका इंतजार कर रहा है। आप कमेंट करिए, मैं आपके हर एक कमेंट का सॉल्यूशन करूंगा। चलिए तो मिलेंगे अगले क्लास में अगले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।